Hello student, welcome to online physics classes of Symbiosia School. Today we are going to start chapter 11 part 2 thermal properties of matter. The topics are internal energy, measurement of heat, specific heat capacity, thermal expansion and expansion of water. इंटरनल एनर्जी किसी भी सब्सटेंस के अंदर की जो एनर्जी होती है उसी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। अगर बात करें हम गैसेस की तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो एनर्जी को कंटेन करते हैं वही होती है उसकी इंटरनल एनर्जी। हर मॉलिक्यूल या हर बॉडी के या हर सब्सटेंस के पास अपनी एक इंटरनल एनर्जी होती है। जैसे लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के पास भी एक इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि उसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी और एक्सटर्नल फोर्स की वजह से जो उसमें पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट हो रही है वो भी उसका मतलब नहीं है। इंटरनल एनर्जी का मतलब है सब्सटेंस की अपनी अंदर की एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। अ सब्सटेंस डज नॉट कंटेन हीट, इट कंटेन्स इंटरनल एनर्जी। किसी भी सब्सटेंस के पास अपना कोई भी हीट या टेम्परेचर नहीं होता है, उसके पास उसकी इंटरनल एनर्जी होती है और यही इंटरनल एनर्जी एज अ हीट हमें फील होती है। व्हेन अ सब्सटेंस टेक्स इन और गिव्स ऑफ हीट, एनी ऑफ दीज एनर्जीज कैन चेंज। और जब वो सब्सटेंस अपनी हीट को किसी दूसरे सब्सटेंस को ट्रांसफ़र करता है या किसी दूसरे सब्सटेंस से हीट को गेन करता है, देन मीन्स वो एनर्जीज़ को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो इंटरनल एनर्जी क्या है? इंटरनल एनर्जी इज द एनर्जी इनसाइड अ सब्सटेंस। मेजरमेंट ऑफ हीट, देयर आर मैनी वेज ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट। टू क्वांटिफाई हीट वी हैव टू स्पेसिफाई द मास एंड द काइंड ऑफ सब्सटेंस अफेक्टेड। हीट को मेज़र करने के लिए हमें सब्सटेंस का मास पता होना चाहिए और मास किस तरीके से अफेक्टेड होता है ये हमें पता होना चाहिए। हीट को मेज़र करने के अलग अलग तरीके हैं या एनर्जी को मेज़र करने के अलग अलग तरीके हैं, जैसे कैलोरीज, किलो कैलोरीज। सो कैलोरीज मोस्टली हम लोग बॉडीज़ के लिए यूज़ करते हैं या फिर फूड सब्सटेंस के लिए यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट फॉर हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कि किसी भी यहाँ पर लिक्विड में वाटर को लिया गया है, तो वाटर के टेम्परेचर को, वाटर के 1 ग्राम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं कैलोरी या 1 कैलोरी। किलो कैलोरी, द हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज कॉल्ड किलो कैलोरी। किलो कैलोरी इज द बिगर यूनिट ऑफ द कैलोरी। और जब वाटर का अमाउंट 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी हमें हीट की ज़रूरत होती है या जितने हमें एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं 1 किलो कैलोरी। द हीट यूनिट फॉर रेटिंग फूड्स इज एक्चुअली द किलो कैलोरी। टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम कैलोरी इट इज़ ऑफन रिटन एज कैलोरी। फूड सब्सटेंस के लिए बॉडी में जो भी एनर्जी कंज्यूम्ड होती है या बॉडी जो भी एनर्जी बर्न कर रही है उन सब के लिए हम कैलोरी का यूज़ करते हैं। बट जब बात अदर सब्सटेंस की होती है जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम हीट एज अ टेम्परेचर लेते हैं, ठीक है। तो या फिर हम एज अ इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़ करते हैं उस चीज़ को। तो ये जो कैलोरी है या फिर किलो कैलोरी है ये हमारा फूड सब्सटेंस के लिए, और हमारी बॉडी जो भी एनर्जी को एक्सपेंड कर रही है, जो भी एनर्जी वो लॉस हो रहा है या जो भी हीट लॉस हो रही है, तो उसको हम किलो कैलोरी या फिर कैलोरी में मेज़र करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन कैलोरी एंड जूल्स इज 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.184 जूल्स। दिस इज द स्टैंडर्ड फार्मूला, बट बेसिकली वी कैन यूज़ 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.2 जूल्स। सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द कैलोरी एंड द जूल। कैलोरी और जूल में क्या रिलेशनशिप है कि 1 कैलोरी किसके बराबर होता है, 4.2 जूल के बराबर होता है। जनरली हम सारी चीज़ों के लिए एनर्जी का जो हमारा मेज़रमेंट होता है उसे हम जूल में लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में हम जूल्स में लेते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी जूल में हम रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हम बहुत सारी एनर्जीज है जैसे थर्मोडायनेमिक्स है या कोई भी मैकेनिकल एनर्जीज है, सबको हम जूल में ही लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी, सारी एनर्जीज़ को हम जूल में लेते हैं। बट
ये जो हमारे फूड सब्सटेंस है या फिर ह्यूमन बॉडीज़ के लिए जो एनर्जीज आती है वो उसे हम कैलोरी में मेज़र करते हैं। सो दीज आर द मेज़रमेंट ऑफ हीट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस के कुछ अमाउंट को, यानी कि यूनिट अमाउंट का अगर हम एक सब्सटेंस लें, मान लीजिए हमने 1 किलोग्राम सब्सटेंस लिया है और उस 1 किलोग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 केल्विन या फिर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितनी हीट की ज़रूरत होती है या फिर जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो अमाउंट ऑफ हीट क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है। और स्पेसिफिक हीट डिफरेंट सब्सटेंस के लिए डिफरेंट होती है। वाटर की स्पेसिफिक हीट अलग होगी, आइस की स्पेसिफिक हीट अलग होगी, तो हर एक सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक हीट क्या होती है? अलग अलग होती है। बेसिकली स्पेसिफिक हीट क्या है कि किसी भी यूनिट सब्सटेंस के मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन रेज करने के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है उसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। We find that specific material required specific quantities of heat to raise the temperature of a given mass of a material by a specified number of degrees. Specific heat capacity, the quantity of heat required to raise the temperature of a unit mass of a substance by 1 degree or 1 Kelvin. So Q equals to mc delta T, where C is the specific heat capacity of a substance, m mass of the substance, Q quantity of heat and delta T change in the temperature. We can think of specific heat capacity as thermal inertia, means an object's resistance to change, यानी कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो अपने चेंजेस में होने को रेजिस्ट करता है, उसको अपोज करता है। तो इस तरीके से हम हीट के बेसिस पर कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक थर्मल इनर्शिया है जिससे कि जो सब्सटेंस है उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उसको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी, तब वो अपना टेम्परेचर जो है वो चेंज होगा। थर्मल एक्सपेंशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में इंक्रीज़ हो जाना। जैसे अगर लेंथ में इंक्रीज़ हो जाता है तो हम उसको बोलेंगे लीनियर एक्सपेंशन। एरिया में चेंज होता है देन एरियल एक्सपेंशन और सुपरफिशियल एक्सपेंशन। अगर वॉल्यूम में एक्सपेंशन होता है, यानी कि किसी सब्सटेंस का या फिर किसी क्यूब का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें तो उसका जो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो यानी कि वॉल्यूम क्या हो गया? एक्सपेंड हो गया है, तो उसमें वॉल्यूम में एक्सपेंशन को कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। थर्मल का मतलब है हीट, यानी कि हीट देने पर किसी भी बॉडी में जो एक्सपेंशन होता है, जो बॉडी में उसके डायमेंशंस इंक्रीज हो जाते हैं, उसी को हम कहते हैं थर्मल एक्सपेंशन। When the temperature of a substance increases, the molecules jiggle faster and move further apart, causing an expansion of the substance. जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं, उसे टेम्परेचर देते हैं, तो उस बॉडी के अंदर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो फास्ट मूव करने लगते हैं और फास्ट मूव करने से वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यानी कि वो एक तरीके का एक्सपेंशन क्रिएट करते हैं। गैसेस जनरली एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट मोर देन लिक्विड्स विच एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट मोर देन सॉलिड्स। एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन सॉलिड्स में सबसे कम होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड्स में होता है और सबसे ज़्यादा किस में होता है? गैसेस में होता है। गैसेस में अगर हम थोड़ा सा भी टेम्परेचर रेज करते हैं तो उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्ट मूव करते हैं और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं, उनका वॉल्यूम जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। इन concrete sidewalks and highways, these expansion and contraction is taken into account when it is being built. The surface is laid down in a small section with the gap in between that is usually filled with a substance such as tar. जो साइडवेज होते हैं या फिर हाईवेज होते हैं, वहाँ पर एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखकर उनको बनाया जाता है और उनके बीच में कुछ स्पेस छोड़ा जाता है, कुछ वहाँ पर ब्लैंक छोड़ा जाता है। तो जब गर्मियाँ आती हैं तो मटेरियल में जब एक्सपेंशन हो तो फिर वो ब्लैंक जो जगह है वो फिल हो जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो गर्मियों के मौसम में जब मटेरियल में, कंक्रीट में या फिर आयरन में जब एक्सपेंशन होगा तो एक्सपेंशन
होने के लिए उसे प्रॉपर स्पेस नहीं मिलेगा, जिससे कि वो जगह डिस्ट्रॉय हो सकती है, वो वहाँ से ब्रेक हो सकता है, टूट सकता है। तो एक्सपेंशन को ध्यान में रखकर ही सारी चीज़ों को बनाया जाता है। इसी तरीके से जो रेलवे लाइन होती है वहाँ पर भी एक्सपेंशन को ध्यान में रखकर जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो बिछाए जाते हैं और उनमें गैपिंग छोड़ी जाती है, ताकि जब गर्मियों का मौसम आए, टेम्परेचर बढ़ जाए, तो मटेरियल में जब एक्सपेंशन हो तो वो जो गैप है वो उस एक्सपेंशन से फिल हो जाए। जैसे यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि ये जो एक तरीके से एक एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन के लिए यहाँ पर एक सड़क के पास में जो साइडवेज बने होते हैं, उन साइडवेज में बीच में एक्सपेंशन ब्लैंक स्पेस छोड़ा गया है और यहाँ पर इस ब्लैंक स्पेस को ये फिल हो जाएगा, ये ब्लैंक स्पेस, जब यहाँ पर ये जो रॉड्स हैं आयरन की, ये रॉड्स जब गर्मियों में एक्सपेंड हो जाएंगी तो ये इस स्पेस को फिल कर देंगी। तो इस तरीके से एक्सपेंशन को ध्यान में रखकर ही इन सारी चीज़ों को जो है बिल्डअप किया जाता है। एक्सपेंशन ऑफ वाटर, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स विल एक्सपेंड व्हेन दे आर हीटेड। आइस कोल्ड वाटर इंस्टेड कंट्रैक्ट टू गो फ्रॉम आइस टू अ लिक्विड। सारे जो लिक्विड्स हैं वो गर्म करने पर एक्सपेंड होते हैं और उनको टेम्परेचर को अगर डाउन कर दिया जाए या टेम्परेचर को कम कर दिया जाए तो वो सारे कंट्रैक्ट होंगे। लिक्विड का एक्सपेंशन और कंट्रक्शन जो होता है वो सॉलिड के कंपैरिजन में फास्टर होता है, बट वाटर जो है वो एक अलग टाइप का बिहेवियर शो करता है और इस बिहेवियर को कहते हैं एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। इसका मतलब है कि जब वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है तो उसका वॉल्यूम जो है वो पहले तो डिक्रीज़ होगा, उसके बाद 4 डिग्री पर जो वॉल्यूम है वाटर का वो सबसे ज़्यादा मिनिमम होगा, सबसे लोएस्ट होगा। देन अगर हम टेम्परेचर को फर्दर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम फिर से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। सबसे मिनिमम वॉल्यूम कब होता है? जब का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। सो when the water reaches at a temperature of 4 degree it will stop contracting and begin expanding। तो यहाँ पर ये जो बिहेवियर है, ये बिहेवियर वाटर शो करता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर 0 से इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो पहले तो वाटर का वॉल्यूम डिक्रीज़ होता है, 4 डिग्री पर मिनिमम हो जाता है और उसके बाद 4 डिग्री से आगे जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वॉल्यूम वाटर का बढ़ने लगता है। This has to do with the crystal structure of water. Its solid state has an open structure and takes up more volume and is therefore less dense। और ये एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर का जो वॉल्यूम है वो सबसे मिनिमम है, बट डेंसिटी ऑपोजिट होती है। डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, 0 से टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, दैट इज़ 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और मीटर्स में अगर हम बात करें तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये डेंसिटी वाटर की मैक्सिमम होगी किस टेम्परेचर पर? 4 डिग्री टेम्परेचर पर, और वॉल्यूम 4 डिग्री पर मिनिमम हो जाएगा। उसके बाद जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो वाटर की डेंसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। दिस बिहेवियर इज़ कॉल्ड एनोमेलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। जैसे यहाँ पर ये डेंसिटी में और टेम्परेचर में आपको एक ग्राफ दे रखा है। यहाँ पर 0 से जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना स्टार्ट करते हैं तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो वाटर की डेंसिटी वो कितनी हो जाती है? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ग्राम में बात करें तो ये हो जाएगा 1 ग्राम पर मीटर क्यूब। सो उसके बाद जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं देन वाटर की डेंसिटी डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे मैक्सिमम डेंसिटी होगी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, बट वॉल्यूम सबसे मिनिमम होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। सो ये बिहेवियर जो है वो वाटर शो करता है और ये बिहेवियर वो अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर की वजह से शो करता है। थैंक यू।